तो योद्धाओं, हम लोग नए हफ्ते में आ चुके हैं और इस हफ्ते बहुत जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग ट्रांजिशन मोड में आ चुके हैं। ये एक ब्रिज है। अब हम लोग मेंस ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अब हम लोग प्री ज़्यादा फोकस करेंगे और एक ऐसा सब्जेक्ट को ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्री में भी है और मेंस में भी है। अब हम लोग आज से स्टार्ट करके अगले 10 नवंबर तक आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, इंडियन हिस्ट्री, सीजी हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट को ख़त्म करने का हमारा टारगेट रहेगा। आप बिल्कुल भी मत सोचो आपको प्री करना है, मेंस करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बस इस 20 दिन के बारे में सोचो। इस 20 दिन में इंडियन हिस्ट्री एकदम रट लेना है, सीजी हिस्ट्री रटा हुआ है, फिर रिवीजन करना है, क्योंकि हम लोगों ने सीजी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसके सारे आंसर्स भी लिखे हैं। अब समय आ गया है कि आपने जो लगभग 50-52 क्वेश्चन लिखा है सीजी हिस्ट्री के, उस सब को पढ़ना है, रटना है। अब उस कॉपी को निकाल लो, जो थ्योरी पार्ट है पढ़ने का वो पढ़ो। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 20 दिन तक हम लोग अभी सीजी हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। इस बीच आपका सीजी हिस्ट्री एक बार रिवीजन हो जाएगा, आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसको फिर से एक बार पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जब पढ़ा था, एक राउंड पढ़ लिया है और अभी सेकंड राउंड में आ चुके हैं। सेकंड राउंड पढ़ने के बाद जब आपका प्री का टेस्ट होगा, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज अभी आपका शुरू होगा 11 के बाद, फिर एक बार थर्ड राउंड में आप जाओगे तो तीसरे बार फिर से पढ़ोगे, और जब आप फाइनल रिवीजन में लास्ट के 1 मंथ आओगे उस समय 2 बार और पढ़ोगे। तो अभी आप बहुत बार पढ़ने वाले हो और अंतिम तक आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये आपके माइंडसेट होना चाहिए। तो अभी हमारा क्या टारगेट होगा, 10 नवंबर तक सीजी हिस्ट्री फिर से रिवीजन करना है। हर दिन एक एक टॉपिक को करेंगे। इंडियन हिस्ट्री प्री और मेंस दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए पढ़ेंगे। कुछ सिलेबस का पार्ट जो है प्री में है लेकिन मेंस में नहीं है, लेकिन मेंस के सारे टॉपिक प्री में भी आते हैं। तो इस तरीके से प्री का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और मेंस में थोड़ा सा छोटा होता है। ये सारी चीज़ें करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर मैं प्रयास करूँगा, गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मैं जहाँ तक हो सके, इंडियन ज्योग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसके लेक्चर मेरे को देना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन इकोनॉमी के भी लेक्चर मैं सारे प्रोवाइड करूँगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई टेंशन नहीं होगा, ना आपको कोई बुक खरीदना पड़ेगा, ना आपको कोई घटना चक्र लगाना पड़ेगा। जितना मैं आपको बताऊँगा, जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको उसी को अपने कॉपी में नोट डाउन करके लिखते जाना है और इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा 12 बजे तक, और उसको आप एक कॉपी पकड़ना, आपके पास एक कॉपी होना चाहिए। हो सके तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोरा कागज वाला कॉपी ज़्यादा अच्छा होता है, लाइनिंग वाला भी कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के कंटेंट कॉपी बनाने में मैप का बहुत यूज़ करते हैं और मैं हमेशा मैप को सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखता हूँ इंडियन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के लिए। तो आपके पास मेरे लेक्चर होंगे आज, कॉपी पकड़ना है, लेक्चर देखना है, अपनी कॉपी में सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है जैसे जैसे मैंने बताया है। अगर आप सिर्फ मेरे कॉपी को भी पढ़ लोगे तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सके आपके पास जो बुक है मैंने रिकमेंड किया है वो आप बुक पढ़िए, और नहीं हुआ तो मेरी जो क्लास की कंटेंट है वो सफिशिएंट है, उसी को ही आप पढ़ के जाओगे तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। काम की चीज़ें लिखी हुई है, इधर उधर कुछ भी बातें नहीं होंगी। ये करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के साथ। लेक्चर के देखिए, कॉपी बनाइए और नोट डाउन करते रखिए। कभी भी पॉसिबल हुआ तो मुझको दिखाइए कि आपके नोट्स कैसे बन रहे हैं, और नोट्स प्रॉपर अगर बन रहे हैं तो आप मानो कि प्री में भी और मेंस में भी दोनों में वो चीज़ें आपको काम आएंगी और बहुत अच्छे से वो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ज़्यादा बहुत कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बुक्स में क्या होता है कि एक्चुअल में कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया होता है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होता है, और हम जो नोट्स बनाएंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा और वो कम होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। तो वो आप करेंगे। कम चीज़ें होती हैं तो रिवीजन ज़्यादा होता है, चीज़ें जल्दी याद होती हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन नहीं हो पाता और चीज़ें याद नहीं होती, और आप बोलोगे हमको याद नहीं होता। याद तभी होगा जब आपके पास चीज़ें कम होंगी और उसको आप बार बार पढ़ेंगे। तो आप ये 3 सब्जेक्ट का टारगेट रखो 20 तारीख तक। क्रेजी जी के ट्रिक से डेली करंट अफेयर डेली देखना है, उसको कभी मिस मत करना। और द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस भी डेली देखना है, उसको भी मिस मत करना। खाते टाइम भले ही देख लेना, लेकिन कहीं से भी समय चुरा के वो देखना। कल के आर्टिकल, मतलब शनिवार के आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था जो बहुत लोगों ने समझा भी नहीं और
लोगों को लगा कि हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, तो वो उतने सीरियसली उसको देखे नहीं। लेकिन मैं बता दूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। अगर आप देखोगे कि इंडिया में टेक्निकल इनोवेशन, स्टार्टअप का कल्चर जो किसी भी देश की इकोनॉमी को बड़ा बना सकता है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, ये देश आज बड़े क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, स्टार्टअप का कल्चर है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए जो ओवरऑल विश्व में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपनी कमाई कर रहे हैं। अगर इंडिया को भी डेवलप करना है तो यहाँ पे भी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जैसे क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी में हमारे पास एक तो एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी हो सकता है, अब फाइनेंस में कुछ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन का बहुत सारे टेक्नोलॉजी अभी बदल चुके हैं, वो हो सकता है, एआई का पार्ट हो सकता है, चैट जीपीटी का पार्ट्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात चल रही है कि अब फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही राज होगा, सोलर पैनल की बात हो रही है। अब ये सारे अगर टेक्नोलॉजी हम अपने देश में नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो फ्यूचर में हमको इन सब प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है तो हम लोग एक गरीब देश बनेंगे और निर्भर देश बनेंगे। अगर अपने देश में बनाते हैं तो हम लोग चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करके हम पैसे कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे और हमारी देश की इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिलेगा और हम एक समृद्ध देश कहलाएंगे, विकसित देश बन पाएंगे 2047 तक। उसके लिए इन सब को डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, पॉलिसी लेवल पे इनिशिएटिव क्या है, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अटल इनोवेशन के तहत क्या बनाया गया है, अटल टिंकरिंग लैब बनाया गया है। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन रिसर्च फाउंडेशन बताया गया है, उसमें बहुत सारे पैसे डालने की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है, एक्चुअल में भी हुआ क्या है। इनोवेशन रैंकिंग में अगर हम देखो तो हम लोग अभी 40वें पायदान पे हैं, जो ग्लोबली 2015 में 81 रैंक पे थे। तो कैसे हमारे स्टार्टअप कल्चर में अभी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, यूनिकॉर्न क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए और एक जिम्मेदार नागरिक को ये हमको जानना चाहिए। और आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप एक लीडर बनने चाह रहे हैं, आप एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेटेड का एक ऑर्गन बनने जा रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक लिमिटेड माइंड के साथ पढ़ाई मत करो, आप एक ब्रॉडर माइंड के साथ पढ़ाई करो कि ये सारी चीज़ों को अपने समाज में, अपने समाज के उत्थान में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये माइंडसेट आप रखोगे तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। डेली करंट अफेयर में आज आपको ब्रिक्स का कंटेंट मिलेगा, तो आप कॉपी निकालो, ब्रिक्स के बारे में लिखो, ब्रिक्स कब बना है 2009 के बारे में लिखो, 2024 में कहाँ पे, कजान रसिया में इसका समिट होना है वो लिखो, 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ ये लिखो। ये करंट अफेयर का पार्ट होता है और इसमें कितने देश हैं, 10 देश हैं, ये लिखो। और 5 पहले थे, 5 पिछले साल बने हैं। 10 देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पेपर नंबर 7 पार्ट 2 में काम आएगा। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और ये याद करना है। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में लिखोगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और पेरिस के साथ में मिलकर 2015 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर हमारे देश में है। अगर आपको पूछे कि ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताओ जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो वो होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो रहा थोड़ी सी करंट अफेयर की बातें। ये करने के बाद मैं आपको लेक्चर दूंगा। लेक्चर में आप देखेंगे, कॉपी बनाएंगे। सुबह से अगर आपको रात को जो टारगेट मिला था, अगर आप उसमें लग गए होंगे तो आपको इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री का पार्ट अभी तक कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। सीजी हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री या जब हम लोग बात करते हैं, इवन ज्योग्राफी की भी बात करते हैं, तो जब स्टार्ट कहाँ से होता है, नोमेनक्लेचर से। भारत का नामकरण कैसे हो, भारत को भारत बोला जाता है, भारत को इंडिया बोला जाता है, भारत को हिंदुस्तान बोला जाता है, भारत को आर्यावर्त बोला जाता है, तो भारत को जम्बू द्वीप बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को हिंदुस्तान बोला जाता है और हमारे एक बहुत बड़े धर्म का नाम हिंदू बोला जाता है। तो हिंदू कोई हमारा दिया हुआ नाम नहीं है। हिंदू शब्द फारस या पारसी या ईरानी लोगों की बात करें तो इन्होंने हम लोगों को हिंदू बोला है। तो हम लोग अगर हिंदू कहलाते हैं तो हम लोगों को हिंदू, हम लोगों ने अपने आप को हिंदू नाम नहीं दिया है, हम लोग को हिंदू नाम दिया है बाहर के लोगों ने। ईरान के लोग, फारसी लोग, जो फारसी लोग होते थे, उन्होंने हिंदू नाम दिया था। और हिंदू नाम दिया है सिंधु नदी से। सिंधु नदी के पार जितने लोग रहते थे उन लोगों को उन्होंने हिंदू नाम दिया। और उस समय सिंधु नदी के पार एक ही धर्म के लोग रहते थे उस समय, तो सभी कोई हिंदू कहलाए। जो भी हिंदू में
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और ये सनातन धर्म, ये सभी हिंदू धर्म के लोग कहलाए। ये सब हिंदू ही कहला गए जो सिंधु नदी के पार में रहते थे। बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, तो फिर ये अलग अलग चीज़ें बदलने लग गई। तो लेकिन सिंधु नदी से, और फिर इंडिया इंडस से बनता है, इंडिया इंडस से बनता है, और इंडस सिंडस से बनता है, और सिंडस का नाम यूनानी लोग रखे हैं। तो यूनानी लोग भारत को इंडिया बोले थे। इंडिया कहाँ से बना? इंडस से। इंडस कहाँ बना? से सिंडस से। सिंधु को उन लोग सिंडस बोलते थे, सिंडस से इंडस बना, और इंडस से इंडिया बना, और ये यूनानी लोग रखे थे। आर्यावर्त कैसे बना? जो सप्त सिंधु प्रदेश, जो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो नदियाँ हैं, इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। यहाँ फर्टाइल लैंड था, तो यहाँ पे आर्य रहते थे, तो ये पूरा देश को आर्यावर्त कहा गया। आपको मैंने बोला होगा कि जो सातवाहन वंश के गौतमीपुत्र सतकर्णी का मूवी देखना, उस मूवी में आप देखे होंगे जब वो सतकर्णी एक डायलॉग बोलते हैं जिसमें वो सभी जनपद के नाम लेते हैं, जम्बूद्वीप, भरतखंडे और मगध, सतलज और क्या क्या नाम लेते हैं, तो उसमें जम्बूद्वीप का भी नाम आता है। तो भारत को जम्बूद्वीप क्यों बोला जाता था? जम्बू एक वृक्ष होता था जो इस द्वीप में बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसको नाम जम्बूद्वीप पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और भारत के इतिहास को अगर जानना है तो कौन कौन से सोर्सेस हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत है, कुछ विदेशी यात्राएं भारत में आए, जैसे यूनानी कुछ आए, कुछ सिकंदर आए, मेगास्थनीज आए, इन लोग, वेनसांग फायान, इन लोग आए। इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक बुक लिखा, उस बुक में भारत के बारे में कुछ लिखा, तो उसमें हमारे कुछ सोर्सेस के बारे में पता चलता है प्राचीन काल में हमारे देश में क्या होता था। पुरातात्विक, जिसमें अभिलेख मुद्रा होता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भी साहित्य इतिहास के स्रोत का मुख्य कारण है, मुख्य स्रोत है। साहित्यिक, धार्मिक का अलग अलग होता है। बौद्ध, जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, ये सब आए, मौर्य हुए, इन लोगों ने बहुत सारे बुक्स लिखा, कौटिल्य ने बुक लिखा। तो इन सभी स्रोत से हम अपने इतिहास को जानते हैं। तो सभी ने क्या, कौन सा लिखा, कौन सा बुक लिखा, ये आपको रटना होगा। अष्टाध्यायी किसने लिखा, गार्गी संहिता किसने लिखा, और मुद्रा राक्षस किसने लिखा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी के बारे में बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में व्यवस्थित जो ज्ञान मिला है, कश्मीर के इतिहास के बारे में व्यवस्थित ज्ञान 12वीं सदी में लिखा गया कल्हड़ की राजतरंगिणी के साथ ही मिलता है। तो ये कल्हड़ की राजतरंगिणी के बारे में जानना होगा। हमारे जो विदेशी यात्रा वृत्तांत, किसने क्या लिखा, कौन सी पुस्तक लिखा, ये सब भी आपको याद रखना है। सबको याद नहीं रखोगे तो भी फिर जैसे अरबी आपको याद रखना है, अल मसूदी, अल बरूनी, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, डाइमेकस, डायनोसियस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी, ये सभी आपको याद करना है। अभिलेख कहाँ पे मिला, कौन सी जगह में मिला, किसने लिखा, उसमें क्या क्या लिखा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी में लिखा, कहाँ पे मिला वो लिखे। हम लोग उसमें देखते हैं सती प्रथा का है, और भारत के छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम लोग सरबपुरी वंश का उसमें उल्लेख पाया जाता है। ये सभी चीज़ें, सिक्के क्या होती हैं, कहाँ पे मिली हैं, उससे क्या मिली है, मूर्तिकला, भवन, ये सभी आपको पढ़ना है। तो मैं आपको ज़्यादा ही आज टारगेट दे दिया हूँ जैसे लग रहा है, तो आप पहले ये स्रोत के बारे में पढ़ो और प्रागैतिहासिक काल तक पढ़ो, इससे आगे मत बढ़ना। सिंधु मत जाना, आज सिंधु मत जाना, महापाषाण काल के बारे में पढ़ो। अब इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने मत बैठ जाना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब ये प्रागैतिहासिक काल इंडिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो इसमें याद जितना हो रहा है उतने ही करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब शुरू होगा क्या, घटना चक्र का दौर। घटना चक्र का दौर होगा जो आप पढ़ रहे हो, उसके आप ऑप्शन भी, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए जो आप पढ़ते हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, जैसे आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया तो बस इतना पढ़ लिया, इस चैप्टर को ख़त्म कर लेना आज, सिंधु मत जाना, सिंधु कल करेंगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव निकालो, उस बुक को देखो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको बनाने की कोशिश करो। इंडियन ज्योग्राफी भी सेम फॉलो करना है। तो अभी प्रीलिम्स के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचना क्या है क्या नहीं है, अभी हमको सोचना है क्या, इन 3 सब्जेक्ट के बारे में ही सोचना है। और डेली करंट अफेयर डेली करना है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और सीजी हिस्ट्री, 3 चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप मानो कि प्रीलिम्स में इस
से अगर ये 3 सब्जेक्ट कर लिया तो 20 क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है। 20 क्वेश्चन आप अगर ये प्रिपेयर कर रहे हो अगले 20 दिनों तक, और डेली करंट अफेयर अगर डेली कर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन वहाँ से भी कंप्लीट होगा। और मंथली करंट अफेयर भी हम लोग जो पिछला कर लिए हैं, जो हम लोग अब फरवरी से स्टार्ट करेंगे। फरवरी से करंट अफेयर डेली वाला नहीं, मंथली वाला। फरवरी से इंडिया का मंथ वाइज करंट अफेयर जो क्रेजी जीके ट्रिक का मिलेगा आपको, उनके प्लेलिस्ट में जाना, मंथली करंट अफेयर का वीडियो आएगा। फरवरी से स्टार्ट करना, और जब भी आपको समय मिले, रात को सोते टाइम, खाते पीते, कभी भी कहीं पे भी आपको समय मिलता है, तो आपको अब ये प्रयास करना, हम लोग अपने टारगेट के शेड्यूल में भी रखेंगे कि उसको भी कैसे कैसे करके उसको याद करें और उसको ख़त्म करने की पिछला कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लग जाओ अपने टारगेट को करने के लिए, मोबाइल किनारे करेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है। हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए, और खाने पे विशेष ध्यान रखिए, इधर उधर का ना खाना है। हेल्दी फूड खाने का प्रयास करिए। चना खाइए, मूंग खाइए, मूंगफली खाइए, बादाम खाइए, अंजीर खाइए, किशमिश खाइए, और अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से फिट रखिए। तभी आप एक लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट से। थैंक यू।